Hello students, welcome to my channel. Today we are starting with class 6 geography chapter 5 major domains of the earth. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. तो earth हमारा only planet है जहाँ पे life होती है और किसी planet पे life हमारी नहीं होती because अर्थ जो है उसका एक सही टेम्परेचर है, एक सही एटमॉस्फेयर है, एक लैंड है जिसपे हम पानी है जिसमें हम रह सकते हैं। तो जब ये चारों चीजें होंगी तभी कोई प्लैनेट रहने के लायक बनेगा। So human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. तो surface of the earth क्या होता है? तीन main complex zone से बना होता है जो ओवरलैप करती है और एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। कौन कौन से? लैंड, वाटर एंड एयर। तो जो सॉलिड पोर्शन है जिसके ऊपर हम रहते हैं मींस लैंड, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। नेक्स्ट इज जो गैस है, जो एयर हम लेते हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जहां पे ये फाउंड होती हैं तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और वाटर, वाटर जहां पे होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। सो वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फेयर जो लैंड है, हाइड्रोस्फेयर जो वाटर है एंड एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर है। The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. Hydrosphere में water हर टाइप के होते हैं, जैसे आइस फॉर्म में भी है, वाटर फॉर्म में भी है। वाटर वेपर मीन्स जो गैशियस वाटर, गैस जो फॉर्म में वाटर होता है उसको हम वाटर वेपर कहते हैं, तो हर उसमें प्रेजेंट होता है। The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air which contains all the, और जिस जहां पे हम रहते हैं वहां पे ये तीनों चीजें इंटरैक्ट करती हैं और उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नाउ लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अब हमने पढ़ा कि जो लैंड होता है उसको सॉलिड पोर्शन है लैंड हमारा, तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism। अब क्या है, जो हमारी रॉक्स की लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, ऊपर अर्थ की क्रस्ट क्या होता है, हम ऊपर वाली जो लेयर होती है तो वहां पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, सॉइल होती है, तो वो किसके अंडर आती है? लिथोस्फीयर के अंडर। द मेन देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस, लैंड जिसको लार्ज लैंड मास जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और ह्यूज ओशन बॉडी, ह्यूज ओशन बॉडीज उसको हम कहते हैं वाटर बॉडीज, उसको हम कहते हैं ओशियन। हमने पढ़ा है कॉन्टिनेंट है ये ओशियन है, ठीक है। तो जहाँ पे लैंड, जो लैंड मास है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर बॉडीज है उसको हम कहते हैं ओशन बेसिस। ऑल द ओशंस ऑफ द अर्थ आर कनेक्टेड विद वन अनदर, लुक एट द मैप 5.1। और हर जो ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं कि वॉल बनी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक ये ओशन है, यहाँ से यहाँ तक ये ओशन है। हर जो ओशन है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। The level of sea water remains the same everywhere. Elevation of the land is measured from the level of the sea, which is taken 0. ओके तो जो एलिवेशन है, अब सपोज हम माउंटेन्स देखते हैं, माउंटेन्स की हाइट देखते हैं तो वो हम सी लेवल से देखते हैं, ठीक है। तो हम उसको 0 लेते हैं कि जो सी है एकदम जो बेस पे हम उसको 0 लेते हैं और फिर हम हाइट मेजर करते हैं किसी भी जगह की। सो नाउ दिस इज द मैप, वी जस्ट check it. So this is Asia, so our India is here. This portion is India. Okay, now this is Indian Ocean, दिस इज पैसिफिक ओशन जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड है, दिस इज पैसिफिक ओशन। अब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में ओशन वो बनाता है, दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन। दिस इज कॉल्ड आर्कटिक ओशन, जो यूरोप के, दिस इज यूरोप, उसके जो ऊपर है उसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। दिस इज अफ्रीका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया।
So now we are moving next. The highest mountain peak, Mount Everest, 8,848 meters above सी लेवल. अब हमने ऊपर क्या डिस्कस करा था, जो भी हम हाइट मेजर करते हैं वो सी लेवल से लेते हैं, तो ये वही दिखा रहा है. और द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in Pacific Ocean. और जो ओशन के नीचे जो डेप्थ है वो हमारी क्या है, सबसे ज्यादा मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ है जो हमारी पैसिफिक ओशन में है. Now, Edmund Hillary, New Zealand, and Tenzing Norgay Sherpa, India, were the first men to climb mountain peak को जिन्होंने क्लाइम करा था. कौन? एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे शर्पा इंडिया के, वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़े थे, फर्स्ट मैन ऑन अर्थ ऑन कब 29th May 1953. Junko Tebei was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb highest peak is Bachindri Pal. So you should know this. Now continents. There are 7 major continents. 7 main continents देखे हमने. कौन कौन से हमने देखा? एशिया, देन यूरोप, एंटार्क्टिका, सॉरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, South America and North America. So these are our 4 continents. एशिया, अब हम लैंड से बता सकते हैं कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो एशिया का लैंड मास हमारा इतना है, एशिया. सो दिस इज लार्जेस्ट, सो दिस इज एशिया. सो हम पता लग गया कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. और टोटल जो लैंड एरिया है, अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दे तो जितना, तो एशिया के पास कितना है? 1/3 एरिया है टोटल. द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर. अब हमारा जो एशिया है वो ईस्ट, अब हम पता है कि अगर हम ऐसे देखें तो नॉर्थ हमारा ये हो गया, देन साउथ इज हेयर, देन ईस्ट इज हेयर. तो ये हमारा ईस्टर्न साइड पड़ रहा है. अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें दो में तो ये हमारा ईस्टर्न साइड पड़ रहा है. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. अब एशिया जो है वो सेपरेट किससे? तो दिस इज यूरल माउंटेन्स. ये जो यूरल माउंटेन्स है, दिस, ये जो यूरल माउंटेन्स है ये एशिया और यूरोप को इसने अलग कर रखा है. Then we come to the combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. जो combined landmass होता है यूरोप और एशिया को, उसको हम कहते हैं यूरेशिया. यूरोप एंड एशिया. तो हम सपोज इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? यूरेशिया, जहाँ पे एशिया भी है और यूरोप भी है. सो दिस इज कॉल्ड यूरेशिया. नाउ यूरोप. यूरोप काफी छोटा है. अब हमने देख लिया कि यूरोप काफी छोटा है एशिया से. द कॉन्टिनेंट वेस्ट ऑफ एशिया. अब देखो, ये हमारा एशिया है, तो ये एशिया का ईस्ट साइड हो गया और ये वेस्ट साइड हो गया एशिया का. तो यूरोप वेस्ट साइड पे लाई करता है. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Look at the map. अब तीनों साइड से 1, 2 and 3, तीनों साइड से वाटर से. So this 1, this is 2 and this is 3. तो इन तीनों से ये लैंड मास से, सॉरी वो ओशन से घिरा हुआ है. नाउ वी कम टू अफ्रीका. अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट. सो फर्स्ट इज हमारा एशिया, पहले हमारा एशिया पड़ रहा है, देन वी हैव अफ्रीका. सो अफ्रीका इज सेकेंड नंबर पे. अफ्रीका, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. द इक्वेटर, अब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो इक्वेटर इज दिस लाइन, 0 डिग्री इज इक्वेटर. तो इक्वेटर, अफ्रीका से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो तीनों चीजें हमारी पास हो रही हैं. सो वी सी दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है. ये नाउ दिस वाली लाइन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास करते हैं, तो दिस इज ओनली अफ्रीका. Okay.
नाउ द सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है वो यहीं पे ही लाई करता है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस और सी। जब हम ये कॉन्टिनेंट देखें तो चारों तरफ से, यहाँ ऊपर से पानी है, सब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये। यू विल नोटिस जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर नाइल, वो यहाँ से ही पास होती है। नाउ नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? एशिया, देन वी हैव अफ्रीका, and then we have North America. So we have to know this. It is linked to South America to a very narrow strip of land called Isthmus of Panama. तो अगर हम ये देखें, इतनी ये छोटी सी जो लाइन है, ये दिस वन, इसको हम कहते हैं Isthmus of Panama। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ के रखती है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम देखें तो ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो अब इक्वेटर के ऊपर सब नॉर्दर्न है, तो इक्वेटर से ये ऊपर है, और पूरा वेस्टर्न, अब हम ऐसे देखें तो पूरा वेस्टर्न में लाई करता है। तो हम कह सकते हैं ये कॉन्टिनेंट है पूरा नॉर्दर्न और वेस्टर्न में लाई करता है, और इसको भी 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। नाउ वी कम टू साउथ अमेरिका। So this is our South America, lies mostly in southern hemisphere। अब हम देखें, अब हम ये नहीं कह सकते it is completely lies in southern hemisphere, but ये जो इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर की, ये हमारे इक्वेटर की लाइन है दिस। तो ये मैक्सिमम पोर्शन साउथ अमेरिका का कहाँ लाई कर रहा है? सदर्न पोर्शन में, ठीक है। और विच ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट? अब आप ये मुझे बताएंगे। मैं बता चुकी हूँ, ईस्ट में कौन सा है? अटलांटिक, और वेस्ट में कौन सा है? पैसिफिक। So you should write here. The Andes, world's longest mountain, runs through its length from north to south. South America has a world's largest river. अब longest river कहाँ पे थी? रिवर नाइल जो थी, कहाँ थी रिवर नाइल? अफ्रीका में। और जो हमारी लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजोन में। तो हमें ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारी है साउथ अमेरिका में। नाउ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये पूरा ही हमारा कहाँ पे? अब ये देखो, ये यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, इक्वेटर की लाइन ये है हमारी, और ये पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। एंड इट इज सराउंडेड बाय, अब हमने ऊपर देखा कि हाँ पूरे साइड से किससे कनेक्टेड है? पूरा पूरे साइड, पूरे इसमें ओशन है, पानी है। इसलिए हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर इज ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ये हमारा एंटार्क्टिका है, दिस वन। ये पूरा साउथ पोर्शन में है, और ये पूरा आइस से ढका होता है। साउथ पोल में लाई करता है, पूरा आइस से ढका होता है ये। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। देयर इज नो, और कोई यहाँ पे रहता नहीं है। अब आइस में कैसे रहेंगे लोग अगर पूरे टाइम ये आइस में कोई वेजिटेशन नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम परमानेंट सेटलमेंट तो है ही नहीं इसमें। और ज्यादातर यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स होते हैं कंट्रीज कंट्रीज के। जैसे हमारे इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर है, मैत्री एंड भारती। सो दिस इज our lithosphere. Our land part is complete. Now we come to hydrosphere. Hydrosphere means पानी वाला portion. Now the land, the earth is called blue planet. हमें पता है earth को blue planet कहते हैं। अब क्यों कहते हैं earth को blue planet? Because 71 portion जो है वो पानी से ढका हुआ है, और 29 पोर्शन ही सिर्फ लैंड है। तो अगर जो हमने कॉन्टिनेंट्स का देखा, उसका 29 पोर्शन, 29% कहाँ पे है? लैंड पे, बाकी सब पानी। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स, इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज। जितने भी हमें देख रहा है वाटर फॉर्म में, आइस के फॉर्म में हो, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर लेक में हो, रिवर में हो, ओशन में हो, हर चीज जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगी।
More than 97% of the earth water is found in oceans and is too salty for। अब हम कहते हैं इतना सारा पानी है तो फिर क्यों है पानी की कमी, बिकॉज ये जो इतना सारा पानी है वो सब कहाँ पाया जाता है, ओशंस में, और बहुत सॉल्टी है, बहुत नमकीन है, उसको हम नहीं पी सकते। A large portion of the rest of water ice sheets में, अब हमने देखा अंटार्कटिका में आइस शीट्स है, अब वो अगर मेल्ट होंगी तो वो कहाँ जाएंगी, वो डायरेक्ट ओशंस में जाएंगी, सो इट्स यूजलेस। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है ना। ओशियंस मेजर पार्ट होती है हाइड्रोस्फीयर का, एंड देयर आर इंटरकनेक्टेड। हमने देख लिया कि कोई ऐसे वॉल नहीं होती है, बस सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। द ओशन वाटर ऑलवेज मूव कर रहे हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट इज वेव्स की, उससे टाइड्स एंड द ओशन करंट्स के फॉर्म में मूव करते रहते हैं। जो 5 मेन ओशन है हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सर्दर्न ओशियन। अब सर्दर्न ओशियन कहाँ लाई करता है? सो दिस इज आर सर्दर्न ओशियन। यहाँ पे जो है साउथ में जो है वो दिस इज सर्दर्न ओशियन। अ लार्ज, उसके भी द पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज स्प्रेड इन 1/3 ऑफ द अर्थ। और जो मेरियाना ट्रेंच है, जो डीपेस्ट ओशन में, ओशन में जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है। पैसिफिक ओशन हमारा सर्कुलर है शेप में, वो सबको लेके चलता है। सो अगर हमारा ये है तो ये सबको, जैसे यहाँ से गए ये पूरा लेके चलता है ऐसे यहाँ से, दिस। ओके, नाउ लुक एट द मैप। द अटलांटिक ओशन हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, और हम मैंने ऊपर बनाया था एस शेप, तो ये एस शेप से बनता है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न। अब हमने देख लिया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट साइड है, और यूरोप और अफ्रीका इससे इसके ईस्ट साइड में, तो ये हमें ध्यान रखना है। This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports। और ये जो इसमें क्या है, ज्यादा इंडेंटेड नहीं है, मींस इक्वल है ये, तो ये ऐसा नहीं होता कि कहीं पे एकदम, तो नेचुरल हार्बर्स मींस शिप्स के लिए इजी आना जान हो सकता है, यहाँ पे आना जाना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, अब कॉमर्स यहाँ पे क्या है, ट्रेड के पर्पज से, ट्रेड एंड कॉमर्स कहते हैं हम, तो ये बिजिएस्ट ओशन है। द इंडियन ओशन एक इकलौता ऐसा ओशन जो कंट्री के नाम पे, विच इज इंडिया के नाम पे जो रखा गया है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। इन द नॉर्थ इज बाउंड बाय एशिया, इट इज इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट, तो ये जो हमारा ये इंडियन ओशन, तो ऐसे दिस इसकी ये पोजिशन है। लेट मी चेंज द कलर। इसकी ऐसी पोजिशन, दिस, दिस और दिस। तो ऊपर नॉर्थ साइड हमारा इंडिया पड़ता है, ईस्ट साइड हमारा ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट साइड हमारा अफ्रीका, तो ये सब पढ़ते हैं। आई थिंक द इंटरनेट इज लो टुडे। नाउ द सदर्न ओशन इंसर्कल करता है हमारा किसको, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को। Now the Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with Pacific Ocean by the narrow stretch of shallow land, also called Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. Now we come to atmosphere. Now atmosphere is surrounded by layer of gas. अब हमने देखा था atmosphere में layer of gas है, उसको हम कहते हैं atmosphere. The thin ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर एयर ही नहीं होगी तो हम ब्रीथ किसको करेंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600। जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर तक, तो ये जो है ये 1600 किलोमीटर तक होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसका, कौन सी
एयर है यहाँ पे, क्या टेम्परेचर है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो नाइट्रोजन हमारी यहाँ पे 78% होती है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर भी 1% होती है। ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अब हम लेते हैं। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीथ क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो नाइट्रोजन जो 78% है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्लांट्स टू ग्रो एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, मीन्स 1% में काफी गैसेस आ गई, तो 1% में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर शेयर होता है उसका, एंड इट इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्सॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अब जो जो अर्थ हीट रेडिएट करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो हेल्प करती है ताकि प्लैनेट वार्म रहे। नाउ द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। जो डेंसिटी, अब डेंसिटी किसको कहते हैं, कहाँ जहाँ पे कितनी एयर होगी वहां पे डेंसिटी हमें पता है ना। तो डेंसिटी क्या वेरी करती है, जितना ऊपर हम जाते रहेंगे डेंसिटी कम होती रहती है। इस मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम होती है हमारी सी लेवल पे, मैंने कहा ना जितना ऊपर जाते रहेंगे कम होती रहेगी, तो मैक्सिमम सी लेवल पे होती है डेंसिटी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे कम हो जाती है। अब हमें पता है क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें पता है इस वजह से ही जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको, जब जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं माउंटेन में, उनको ब्रीदिंग, इसलिए वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ। ठीक है, इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ऊपर क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सिलेंडर्स लेके जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज भी। अब हमें पता है माउंटेन्स में सर्दियां होती है, अब हम जून जुलाई में जाते हैं, फिर भी अगर हम माउंटेन्स में होते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है ऊपर से, तो हमें क्या पता लगता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, और जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर अर्थ पे। This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. कुछ areas high pressure को experience करते हैं, कुछ low pressure को। अब एयर जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसका प्रेशर हमने देखा कम होता रहेगा। तो अगर हम तो अब जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी और प्रेशर भी कम होगा। सबसे ज्यादा सी लेवल पे होगा और सबसे कम हमारा ऊपर माउंटेन्स में होगा। तो ऐसे हमें याद करना है कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा कम हो जाएगा, कम। नाउ बायोस्फीयर, दिस इज द डोमेन ऑफ लाइफ। अब जहां पे तीनों इंटरैक्ट करेंगे वहां पे हमारी लाइफ होगी। So the biosphere is a narrow zone of contact between the land, air, and water. It is also the zone that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other. अब ये कह रहे हैं जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ऑर्गेनिजम्स को बायोस्फीयर में हम दो मेजर पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। The three domains of earth interact with each other and affect each other in some or other way. For example, अगर हम कट करेंगे trees for fulfilling our needs of wood और क्लियर करेंगे हम लैंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएंगे और नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारी आएंगी उस समय। जैसे सुनामी आ जाती है या फिर सबमर्ज हो जाता है, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अंडमान एंड निकोबार का सबमर्ज हो गया। सबमर्ज मींस डूब गया था पानी के नीचे। डिस्चार्ज, अगर हम वेस्ट मटेरियल ऐसे ही लेक्स और रिवर्स में, तो हमारा पानी खराब हो जाएगा, और अगर फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे पानी पीने के लिए या फिर किसी और पर्पसेस के लिए, अगर खराब हो गया वो पानी। जो एमिशंस निकलते हैं, एमिशंस मींस जो गैसेस निकलते हैं इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, वो पोल्यूट कर देती है हमारी एयर को। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी एयर में बढ़ जाएगी
तो हमारा टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, जब CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। कौन सी गैस, CO2 हमारा कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज, तो इसलिए हमें एक लिमिट से ही यूज करना चाहिए, कोई भी चीज लिमिट से यूज करना चाहिए, और एक बैलेंस बना के रखना चाहिए तीनों में। ठीक है, लिथोस्फियर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। नाउ दिस इज इट विद द चैप्टर। आई होप यू कैन डू ऑल these exercises. If with any doubt regarding this chapter, do comment below, and please like this video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.